नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाई संदीप खासा सर पे। दोस्तों, आज का न्यूज़पेपर पढ़ रहा था तो उसमें देखा भी 10 तारीख के बाद में यानी 10 जून के बाद में स्कूल ओपन हो जाएंगे। ठीक है, तो एक अच्छी उम्मीद दिखाई दे रही है। जो कोरोना काल का पूरा वक्त था यानी सेकंड पीक था वो चला गया है और केसेस लगातार घट रहे हैं। और जो ये उम्मीद दिख रही है ना, इसके अकॉर्डिंग हमें भी उम्मीद लग रही है भाई जल्द ही एग्ज़ाम होंगे। तो लगातार पढ़ते रहिए, अपनी मेहनत करते रहिए, हर रोज़ 7 या 8 घंटे लगातार पढ़ते रहो। ठीक है, और आने वाला समय बहुत अच्छा होगा, यही उम्मीद करेंगे। तो जो सीरीज़ हमने स्टार्ट कर रखी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, जो प्रीवियस ईयर पेपर है उनकी जो क्वेश्चन कर रहे हैं, उसी सीरीज़ के अंदर एक और नया पेपर है। तो ये कौन सा रहेगा पेपर है? लोअर डिविजनल क्लर्क। ठीक है, जो कैटेगरी नंबर 26 था, 2019 के अंदर ये एग्ज़ाम हुआ था। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा रहेगा। राजा हर्षवर्धन के दरबार में बाणभट्ट की क्या भूमिका थी? देखो कितना आसान क्वेश्चन है। राजा हर्षवर्धन के काल के अंदर तो बाणभट्ट की क्या भूमिका थी? बाणभट्ट की क्या भूमिका थी? तो ये दरबारी कवि थे भाई, दरबारी कवि थे। कौन थे? राजा हर्षवर्धन के शासनकाल में दरबारी कवि कौन थे? बाणभट्ट थे। ठीक है, इसमें क्या है? मंत्री थे, शाही उपदेशक, सेनापति, तो यानी क्या थे? कवि थे। और इनकी रचना कौन सी थी? हरिश्चरित। हरिश्चरित किस वंश से थे? ये पुष्यभूति वंश से। कौन? हर्षवर्धन। या वर्धन वंश, वर्धन वंश से थे। इनकी राजधानी पूछी जाती कौन सी थी? थानेसर। दूसरी राजधानी कौन सी थी? कन्नौज। इनके दरबार के अंदर एक यात्री आता है, चीनी यात्री। चीनी यात्री जिसका नाम क्या था? अवेन सवांग। और कौन सी पुस्तक थी इनकी? सीयू की इनकी पुस्तक थी। ठीक है, और इनके पुलकेशिन द्वितीय ने राजा हर्षवर्धन को हराया था। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय ने राजा हर्षवर्धन को हराया था। ठीक है, राजा हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय के साथ युद्ध हुआ था। किस नदी के किनारे? पुलकेशिन द्वितीय के साथ। और किस नदी के किनारे रहते? ये क्वेश्चन आप मेरे को बता दोगे। जिन बच्चों ने पहले जो मैंने पिछली क्लास में क्वेश्चन पूछा उसके आंसर दिए, उसके नाम भी लूंगा बच्चों को। और ये और बता देना, जो बच्चा इसका बताएगा ना, यानी पुलकेशिन द्वितीय ने राजा हर्षवर्धन को किस नदी के किनारे रहा था, ये क्वेश्चन आया हुआ भी था। और पुलकेशिन द्वितीय किस वंश से था? चालुक्य वंश से। चालुक्य वंश से। ठीक है, इसका आंसर बता देना, अगले क्लास में उन बच्चों का नाम लूंगा। ठीक है, और मैं हर क्लास के अंदर कहता हूँ हर्षवर्धन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अच्छी तरह से याद कर लेना। क्योंकि जो क्वेश्चन आते हैं ना, आसान मत समझना, जो क्वेश्चन आते हैं ना वही गलत होते हैं और वही सिलेक्शन रुक जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कौन सा रहेगा? कौन सा राजवंश मूलतः हरियाणा से संबंधित था? यानी कौन सा वंश हरियाणा से संबंधित था? उसमें ऑप्शन देखो, भरत वंश, लोधी वंश, मौर्य वंश और गुप्त वंश। यानी कौन सा वंश था जो हरियाणा से संबंधित था? तो भरत वंश से था। भरत वंश ऋग्वेद के अंदर इसका वर्णन है भाई, ऋग्वेद के अंदर। और भरत वंश का राजा सुदास, जिसने 10 राजाओं के साथ युद्ध किया था, 10 राजाओं के साथ युद्ध किया था। और यह युद्ध जीत गया था। किस नदी के किनारे था? पुरुषनी नदी के किनारे। पुरुष नदी के नहीं, रावी नदी कह सकते हैं, रावी नदी के किनारे था। किसके कारण युद्ध हुआ था? तो 10 जो राजा सुदास था ना, इसने क्या किया था? विशिष्ट ऋषि को अपना ऋषि बना लिया था, गुरु बना लिया था। और पहले इसके जो गुरु थे वो कौन थे? विश्वामित्र। इससे विश्वामित्र ने अपने आप को लज्जित महसूस किया, यानी बेइज्जती महसूस की। तो इसने 10 राजाओं के साथ, यानी 10 राजाओं के साथ विश्वामित्र ने इसके ऊपर आक्रमण किया, सुदास के ऊपर। सुदास यह युद्ध जीत जाता। तो इस युद्ध का वर्णन कहाँ मिलता है? ऋग्वेद के अंदर मिलता है। यानी कौन सा वंश था जो हरियाणा से संबंधित था? तो भरत वंश था। और इसके राजा कौन से? सुदास थे। ठीक है, यानी ये क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। अगला कौन सा है? लोधी वंश। अगर लोधी वंश की बात करें ना, दिल्ली सल्तनत का लोधी वंश अंतिम वंश था, यानी अंतिम शासक। इसका वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी। बहलोल लोधी। ठीक है, लोधी वंश का। ठीक है, और कब से कब तक रहा ये वंश? तो 1451 से 1526 तक। अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोधी, जिसने बाबर के साथ युद्ध किया था, पानीपत का प्रथम युद्ध। इब्राहिम लोधी। ठीक है, बाबर के साथ युद्ध किया था इसने 1526 के अंदर, पानीपत का प्रथम युद्ध। और बहलोल लोधी के पुत्र सिकंदर लोधी ने क्या किया था? ये क्वेश्चन में पूछा गया है।
आगरा शहर बसाया था। आगरा शहर कब बसाया था गुरुजी? तो 1504 के अंदर आगरा शहर किसने बसाया था? सिकंदर लोदी ने बसाया था। ठीक है। और कौन सा? मौर्य वंश। तो मौर्य वंश की बात करें ना, तो मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस वंश की स्थापना की थी? तो वो था मौर्य वंश। और किसकी सहायता से? तो इनके जो गुरु थे चाणक्य। गुरु कौन थे? चाणक्य। क्योंकि गुरु बिना ज्ञान नहीं मिलता, तो इनके गुरु कौन थे? चाणक्य। जिनकी पुस्तक पूछी जाती है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र। इनके बचपन का नाम क्या था? विष्णुगुप्त, विष्णुदत्त या विष्णुगुप्त। किनका नाम था? चाणक्य का नाम था। गुरु बिना ज्ञान नहीं है। कहते हैं गणानंद जो नंद वंश का अंतिम शासक था ना, इसने क्या किया था? चाणक्य की बेइज्जती कर दी थी और इसने अपने आप को लज्जित महसूस किया था। और बाद में क्या किया था? इसने चंद्रगुप्त मौर्य नाम एक ऐसे लड़के को तैयार किया था जिसने क्या किया था? गणानंद को हरा दिया था। और गणानंद को हराने के बाद किस वंश की स्थापना की? तो मौर्य वंश की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन आंसर इसमें ऑप्शन कौन सा है? लोधी वंश। लोधी वंश आ गया, मौर्य वंश आ गया, भरत वंश आ गया। तो गुप्त वंश। गुप्त वंश की बात करें तो गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो श्री गुप्त। गुप्त वंश का स्थापक कौन था? श्री गुप्त। ये क्वेश्चन पूछा गया, आप इतना ही याद करना। बाकी जो प्राचीन भारत पढ़ेंगे या इंडिया जीके की जो सीरीज स्टार्ट करूँगा उसमें आपको मैं बता दूंगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन कौन सा रहेगा इसमें? निम्नलिखित में से किसने पाकिस्तान की अवधारणा का विरोध किया और पंजाब विधानसभा में एक अलग सूबे की घटना की? यानी जो भारत और पंजाब का जो भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ था ना, उस समय भारत का विभाजन हुआ, पाकिस्तान की मांग को किसने ठुकराया था? हरियाणा की तरफ से। और पंजाब विधानसभा में एक अलग गठन की स्थापना की, तो वो कौन थे? सर छोटू राम। हरियाणा से सर छोटू राम, जिसे क्या क्या कहा जाता है? मजदूरों का मसीहा या किसानों का मसीहा किसे कहा जाता है? तो सर छोटू राम को। भाखड़ा बांध का जन्मदाता। भाखड़ा बांध का जन्मदाता किसे कहा जाता है? चौधरी छोटू राम को। और संबंध कहां से था? तो गड्डी सांपला, गड्डी सांपला रोहतक से। और चौधरी छोटू राम विश्वविद्यालय कहां रहेगा? चौधरी छोटू राम विश्वविद्यालय, तो ये कहाँ रहेगा? ये रहेगा सोनीपत में। सोनीपत में रहेगा। ठीक है। यानी इस तरीके से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 1881 के अंदर। 1881 के अंदर इनका जन्म हुआ था। और गड्डी सांपला को आज के टाइम में क्या कहते हैं? छोटू राम नगर। छोटू राम नगर। और उन्होंने अपनी जो कानून की शिक्षा वो कहाँ से ली थी? कानून की शिक्षा आगरा विश्वविद्यालय से। आगरा विश्वविद्यालय से कानून की शिक्षा ली थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन कौन सा रहेगा? हरियाणा विधानसभा चुनाव में 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने कितनी सीटें जीती थी? यानी 2019 के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने कितनी सीटें जीती थी? तो कितनी सीट बीजेपी ने? बीजेपी, कांग्रेस, जेजेपी, अन्य, इंडियन नेशनल लोकदल और एक और भी थी। किसकी थी? हरियाणा लोकहित पार्टी, गोपाल कांडा की। हरियाणा लोकहित पार्टी। किसने किसने जीती थी? हरियाणा लोकदल पार्टी ने एक जीती थी और लोकदल ने एक जीती थी। अगर बीजेपी की बात करें तो इनकी जीती थी 40। ठीक है। कांग्रेस ने 31, अन्य ने 7 और जेजेपी ने 10 सीटें जीती थी। तो कुल सीटें कितनी थी? 90। कुल सीट कितनी थी? 90। देखो 40 और कितनी हो गई? 31, 71, 71, 10, 81, 81, 82, 83 और 7, 90। तो कुल सीट कितनी थी? 90 सीट थी। आरक्षित सीट आ जाए ना, हरियाणा में आरक्षित सीट कितनी है? तो 17 रहेगी। ठीक, आरक्षित सीट। और प्रोटम अध्यक्ष कौन थे? तो श्री रघुवीर कादियान, प्रोटम अध्यक्ष विधानसभा के रघुवीर कादियान। ठीक है। अगर अध्यक्ष की बात आ जाए तो अध्यक्ष कौन रहेंगे? अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता। ज्ञानचंद गुप्ता।
ठीक है। अगर डिप्टी यानी डिप्टी स्पीकर आ जाए तो उपाध्यक्ष कौन रहेंगे, तो उपाध्यक्ष रहेंगे रणवीर सिंह गंगवा, रणवीर सिंह गंगवा। ठीक है, यानी ये क्वेश्चन बन सकते हैं। मुख्यमंत्री तो आपको पता है कौन रहेगा, मनोहर लाल खट्टर। उप मुख्यमंत्री आदित्य दुष्यंत चौटाला। ठीक है। अगला क्वेश्चन कौन सा रहेगा, नवंबर 2019 में आयोजित सीनियर रेसलिंग नेशनल चैंपियनशिप में किस पहलवान ने स्वर्ण पदक जीता। तो किसने जीता था, तो साक्षी मलिक ने जीता था भाई, साक्षी मलिक ने। संबंध कहां से रहेगा, मोखरा गांव रोहतक से, मोखरा गांव रोहतक से। ठीक है, साक्षी मलिक ने कौन सा पदक जीता था, 2019 में सीनियर रेसलिंग नेशनल चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था साक्षी मलिक, मोखरा गांव रोहतक से इनका संबंध रहेगा। अगले क्वेश्चन कौन सा है, करंट का क्वेश्चन पूछा गया था 2019 के अंदर। करंट भी साथ साथ कर लिया करो। हाँ, एक अगर कोई बच्चा कंप्यूटर करना चाहता है ना, कंप्यूटर की क्लास से, तो एक सुनील डाका नामक, सुनील डाका यूट्यूब चैनल है, बहुत अच्छा कंप्यूटर कराते हैं 0 लेवल से, और काफ़ी एक्सपीरियंस है इस सर के पास। इन सर के पास काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, तो कंप्यूटर अच्छी तरह से कराते हैं। 0 लेवल से स्टार्ट कर रखे हैं। NCERT का अगर 6ठी 7वीं 8वीं और 9वीं 10वीं की बात करें तो अच्छा कंप्यूटर करवाते हैं। एक बार विजिट जरूर करना इन सर के चैनल को कंप्यूटर के। ठीक है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अगला क्वेश्चन कौन सा है, वरिष्ठ IPS अधिकारी OP सिंह, वरिष्ठ IPS अधिकारी OP सिंह IPS अधिकारी थे। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक का नाम क्या था, जिन टूटा तीन पाइया, जिन टूटा तीन पाइया। यानी ये पुस्तक लिखी थी किसने, रचना किसने की थी, OP सिंह ने, वरिष्ठ IPS अधिकारी। तो इसमें क्या किया गया है, पूछा गया वरिष्ठ IPS अधिकारी OP सिंह द्वारा लिखित जिन ढूंढा तीन पाइया, ढूंढा है टूटा नहीं, ढूंढा तीन पाइया नामक पुस्तक का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया। तो किसने किया था इस पुस्तक का उद्घाटन, तो श्री मनोहर लाल खट्टर ने। मनोहर लाल खट्टर ने विमोचन किया था, उद्घाटन किया था कौन सी पुस्तक का, जिन टूटा तीन पहिया। आगे पूछा जा सकता है अभी जिन टूटा तीन पहिया पुस्तक किसकी थी, तो वरिष्ठ जो IPS अधिकारी थे OP सिंह, इनकी पुस्तक कौन सी रहेगी, जिन टूटा तीन पहिया। जिन टूटा तीन पहिया याद रख लेना, आगे आने वाले एग्जाम में पुस्तक और लेखक में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन कौन सा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन करंट का पूछा गया था, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। देखो अब करंट का नहीं है लेकिन ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आगे भी। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की किस रिफाइनरी ने चरम सर्दियों की स्थिति में, यानी जब सर्दी ज्यादा होती है ना, बताता हूँ लद्दाख के अंदर क्या होता है, लद्दाख के अंदर जब सर्दियाँ ज़्यादा पड़ती है ना, तो डीजल होता है ना, डीजल, ये जब वहाँ पे -50 डिग्री तक जो तापमान चला जाता है, तो डीजल क्या गाड़ियों के अंदर जम जाता है, बर्फ बन जाती है डीजल की, और गाड़ियाँ स्टार्ट नहीं होती। वहाँ पे एक दोस्त रहता है आर्मी के अंदर, वो बताता है भाई वहाँ पे जब नाइट में अगर घर आते हैं ना, तो गाड़ी हम स्टार्ट की रखते हैं, बंद नहीं करते। यानी डीजल क्या होता है, जम जाता है, बाद में अगर स्टार्ट करना चाहते हैं 2-2 3-3 दिन तक स्टार्ट नहीं होती। तो यानी कहीं जाना हो, अगर 1 घंटा रुकना हो, तो वहाँ पे गाड़ी स्टार्ट ही रखो। तो यानी डीजल जम जाता था। क्वेश्चन क्या पूछा गया उसमें, देखो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की किस रिफाइनरी ने चरम सर्दियों की स्थिति में दौरान ईंधन में तरलता के कम होने की समस्या का समाधान करने के लिए लद्दाख के लिए शीतलकालीन ग्रेड डीजल विकसित किया है। यानी डीजल विकसित किया है भी, अगर -50 डिग्री भी तापमान होगा ना, तो वो डीजल बर्फ नहीं बनेगा, जम नहीं सकता। तो ये कौन सी रिफाइनरी थी, हरियाणा से थी, गुजरात रिफाइनरी, जामनगर रिफाइनरी, बिना रिफाइनरी। तो हरियाणा के अंदर कौन सी रहेगी, पानीपत रिफाइनरी। आगे आने वाले एग्जाम में पूछा जाता है पानीपत रिफाइनरी, यानी पानीपत तेल शोधक कारखाना, पानीपत तेल शोधक कारखाना कहाँ रहेगा, बाहोली गांव, बाहोली पानीपत के अंदर रहेगा। पहले ये करनाल में स्थापित किया गया था 1980 के अंदर, लेकिन बाद में जब पानीपत जिला बना तो ये कहाँ आ गया, पानीपत के अंदर आ गया। अगला क्वेश्चन कौन सा रहेगा, देखो राजा हर्षवर्धन के शासनकाल में दरबारी कवि कौन थे। पहले पूछा गया बाण भट्ट का क्या रोल था राजा हर्षवर्धन के शासनकाल में, तो दरबारी कवि कौन थे, बाण भट्ट। ठीक है। अगर इसमें और कौन है, उदय भानुवंश, उदय भानुवंश हरियाणा के प्रथम राजकीय कवि पूछा गया ये।
राज्य के कवि कौन है? उदयभानु हंस। इनका संबंध कहाँ से रहेगा? हिसार से रहेगा। और इनके गुरु जो चेले आ जाए तो इनके शिष्य कौन रहेंगे? यशपाल शर्मा। यशपाल शर्मा इनके शिष्य रहेंगे। ठीक है। इन्हें क्या कहा जाता है? रुबाई सम्राट। रुबाई सम्राट किसे कहा जाता है? तो ये किसको कहा जाता है? उदयभानु हंस को कहा जाता है। और इनकी कवि जो कवि रचना रहेगी, देशा में देश, संख और शहनाई और संत सिपाही। कौन सी रहेगी? संत सिपाही, संत और सिपाही। देश समदेश हरियाणा, देश समदेश हरियाणा। और कौन सी रहेगी? संख और शहनाई, संख और शहनाई। ये रचना पूछी जा सकती है भाई, ये रचना किसकी रहेगी? तो ये रहेगी उदयभानु हंस की। ठीक है। तो दोस्तों जो खांसी है वो लगभग ठीक हो चुकी है और फिर भी आ रही, पता नहीं क्यों ठीक नहीं हो रही। मेडिसिन भी लगातार 1 महीने से ले रहा हूँ, हो जाएगी। ठीक है। तो इसके लिए मैं सॉरी मांगता हूँ, लगातार क्लास के अंदर आपको डिस्टर्ब मिलता है। तो अगला क्वेश्चन कौन सा रहेगा? हरियाणा के शेक्सपियर के नाम से किसे जाना जाता है? तो पंडित नेकीराम, दीपचंद बेमन और चौरंगीनाथ, शेख मोहम्मद तुर्क। तो हरियाणा के शेक्सपियर किसे कहा जाता है? दीपचंद बेमन को, जो सोनीपत से संबंध रखते थे। हरियाणा का शेक्सपियर किसे कहते हैं? दीपचंद बेमन, हरियाणा के शेक्सपियर। अगर शेख मोहम्मद तुर्क आ जाए ना, शेख मोहम्मद तुर्क, ये क्या? पहले सूफी संत है भाई। हरियाणा के पहले सूफी संत कौन है? शेख मोहम्मद तुर्क रहेंगे। ठीक है। अगर आ जाए पंडित नेक्कीराम, पंडित नेक्कीराम, इन्हें क्या कहा जाता है? हरियाणा केसरी। हरियाणा केसरी किसे कहा जाता है? पंडित नेक्कीराम शर्मा को। और इनकी पुस्तक कौन सी, इनकी जो पत्रिका आई थी वो कौन सी थी? संदेश। कब प्रकाशित हुई थी? 1930 के अंदर, उर्दू भाषा के अंदर संदेश पत्रिका प्रकाशित हुई थी। हरियाणा केसरी किसे कहा जाता है? पंडित नेकीराम शर्मा को कहा जाता है। इनका संबंध कहाँ से था? केलंगा गांव भिवानी से। और ये पत्रिका भिवानी से प्रकाशित हुई थी भी, ये याद रखना, भिवानी से प्रकाशित हुई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन कौन सा रहेगा? किसने काव्य के माध्यम से पृथ्वीराज चौहान के जीवन का लेखन किया? पृथ्वीराज चौहान कि काव्य की जीवनी किसने लिखी थी? पृथ्वीराज चौहान। इनके दरबारी कवि कौन थे जिसने पृथ्वीराज रासो लिखी थी? पृथ्वीराज रासो। चंद्रबरदाई, चंद्रबरदाई किसने लिखी थी? पृथ्वीराज रासो, चंद्रबरदाई ने। और पृथ्वीराज चौहान ने 2 युद्ध लड़े थे। कौन से? तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का दूसरा युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 के अंदर, और तराइन का दूसरा युद्ध भी 1192 के अंदर। किसके साथ हुआ था? मोहम्मद गोरी के साथ। पहला युद्ध हार जाता है गोरी, और दूसरा क्या है? गोरी युद्ध जीत जाता है। ठीक है। तराइन का तीसरा युद्ध कब हुआ था? बता देना। 2 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे हैं। तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ था ये भी बताना है। और मैंने एक पुलकेश जी ने द्वितीय ने किसको राया था? हर्षवर्धन को। और किस नदी के किनारे राया था? ये क्वेश्चन आपसे पूछा, ये बता देना। ठीक है। और ये बता देना आप, मैंने अभी पूछा आपसे, ये क्वेश्चन भी आप बता देना। ठीक है। अगला क्वेश्चन कौन सा रहेगा? इब्राहिम लोदी का मकबरा हरियाणा के किस जिले में? तराइन का तीसरा युद्ध बता देना। इब्राहिम लोदी का मकबरा। देखो लोधी वंश मैंने अभी आपको करवाया, थोड़ी देर पहले क्वेश्चन आया था भाई कौन सा वंश हरियाणा से था। तो लोधी वंश की बात करें तो इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ रहेगा? पानीपत के अंदर रहेगा। पानीपत के अंदर किसका मकबरा रहेगा? इब्राहिम लोदी का। आली की दरगाह आ जाए तो, आली की दरगाह ये भी कहाँ रहेगी? पानीपत में रहेगी, आली की दरगाह। ठीक है। यानी अल्ताफ हुसैन आली, अल्ताफ हुसैन आली। इब्राहिम लोदी पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा था। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में बाबर के साथ में। ठीक है। और इब्राहिम सूरी का मकबरा आ जाए ना, इब्राहिम सूरी का मकबरा वो कहाँ रहेगा? नारनौल महेंद्रगढ़ में। नारनौल महेंद्रगढ़ में किसका मकबरा रहेगा? इब्राहिम सूरी का। अगर इब्राहिम लोदी का आ जाए ना तो वो पानीपत के अंदर रहेगा। ठीक है।
इसमें और ऑप्शन देखो, फरीदाबाद, पिंजौर, गुरुग्राम। गुरुग्राम में सराय अलवर्दी की मस्जिद, ठीक है। शीतला माता का मंदिर गुरुग्राम के अंदर रहेगा, ठीक है। और कौन सा, फरीदाबाद। फरीदाबाद के अंदर मैंने आपको बताया अभी स्टेडियम भी फरीदाबाद के अंदर रहेगा, नार स्टेडियम, ठीक है। यानी मैंने फरीदाबाद का आपको बहुत से बता चुके। बाटा शूज उद्योग कहाँ का प्रसिद्ध है, तो वो फरीदाबाद का रहेगा। इसको ट्रैक्टर भी, राजपूत मोटरसाइकिल फरीदाबाद के अंदर रहेंगे। पिंजौर का मैंने बहुत क्लास के अंदर जिक्र किया है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन कौन सा रहा है, उत्तर प्रदेश के साथ हरियाणा की पूर्वी सीमा किस नदी द्वारा प्रदूषित होती है। उत्तर प्रदेश के साथ कौन सी नदी सीमा साझा करती है, तो वो रहेगी यमुना नदी। उत्तर प्रदेश के साथ यमुना नदी। आज अपनी 14वीं क्लास है और हर क्लास के अंदर नदियों से क्वेश्चन मिला है। लगभग यमुना नदी से क्वेश्चन आपको मिला है, ठीक है। इसके बारे में आज ज़्यादा डिटेल बात नहीं करेंगे क्योंकि क्लास ज़्यादा लंबी हो जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा राज्य का सबसे बड़ा हिस्सा है। कौन सा बड़ा हिस्सा, यानी क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा बड़ा रहेगा। मैंने पिछली क्लास के अंदर बताया जब हरियाणा का गठन हुआ ना, तो यमुना और घग्गर नदी के जो बीच का क्षेत्र था ना, वो किसे मिला था, वो हरियाणा को मिला था। तो सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा रहेगा, यमुना और घग्गर का मैदान। यमुना और घग्गर का जो मैदान है ना, ये हरियाणा के अंदर सबसे बड़ा क्षेत्र रहेगा, ठीक है। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाए ना तो आसान हो जाते हैं क्वेश्चन। अगला कौन सा है, चंडीगढ़ खालिस्तान द्वारा शासित है, यानी चंडीगढ़ इसके ऊपर किसकी सरकार रहेगी, संघ सरकार की, केंद्रीय सरकार, चंडीगढ़ सरकार, हरियाणा सरकार। तो चंडीगढ़ है, ये चंडीगढ़ संघ सरकार का हिस्सा है। चंडीगढ़ संघ सरकार, ठीक है। चंडीगढ़ की बात करें, हरियाणा की राजधानी कब बनी थी, 1 नवंबर 1966 को। डिजाइन किसने तैयार किया था चंडीगढ़ का, ली कार्बुलियर। ली कार्बुलियर ने फ्रांस के थे, इन्होंने डिजाइन तैयार किया था। और हरियाणा की विधानसभा कहाँ रहेगी, विधानसभा तो वो भी चंडीगढ़ में रहेगी। और इस विधानसभा का जो डिजाइन है वो भी किसने तैयार किया था, ली कार्बुलियर ने, ठीक है। ली कार्बुलियर ने। और बात करें चंडीगढ़ में रॉक गार्डन, रॉक गार्डन कहाँ रहेगा, चंडीगढ़ में, ठीक है। और इसी को क्या कहते हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन गार्डन भी इसी कहते हैं। नेकचंद सेन ने ये गार्डन बनवाया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन कौन सा रहेगा, हरियाणा में पंचायती राज का दूसरा स्तर कौन सा है। हरियाणा में पंचायती राज का दूसरा स्तर, पंचायती राज का दूसरा स्तर कौन सा रहेगा। देखो दूसरा स्तर कौन सा रहेगा, इसमें ग्राम पंचायत, जिला परिषद, पंचायत समिति और जिला परिषद। तो पंचायत समिति, पंचायत समिति। कितने स्तर है हरियाणा के अंदर, 3 रहेंगे गुरुजी। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, जिला परिषद। और पंचायत राज की बात करें ना, तो सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में से इसकी शुरुआत हुई थी। नागौर जिला राजस्थान, पंचायती राज की शुरुआत हुई थी। अगर हरियाणा में बात करें तो हरियाणा में कब, 22 अप्रैल 1994 के अंदर। हरियाणा में 22 अप्रैल 1994 के अंदर। मुख्यमंत्री कौन थे, भजनलाल। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, 24 अप्रैल को। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। जो ग्राम सचिव का पेपर हुआ था ना, उसमें 73 नंबर पेज से ट्विटर ऑफ हरियाणा से एक पेपर के अंदर 5 क्वेश्चन आए थे। मैंने तो नोटिस नहीं किया, एक बच्चे ने उसमें स्क्रीनशॉट लेके भेजा था, सर एक पेपर के अंदर 5 क्वेश्चन एक पेज से, ट्विटर ऑफ हरियाणा के 73 नंबर जो पेज था ना, उसमें से पंचायती राज वाले में से ग्राम सचिव के एक पेज से 5 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन कौन सा रहेगा, हाँ कुल विषय आ जाए ना पंचायती राज में, कुल विषय कितने रहेंगे, 29 रहेंगे। और संविधान की किस अनुसूची के अंदर इसका वर्णन है, वो भी 11वीं अनुसूची के अंदर। किस अनुसूची के अंदर है, 11वीं अनुसूची के अंदर है, 11वीं अनुसूची की। और पंचायती राज किसका विषय है, तो ये राज्य सरकार का विषय रहेगा। पंचायती राज राज्य सरकार का विषय रहेगा। कहीं केंद्र सरकार का पूछ लिया जाता है, पंचायती राज किस
इस सूची का विषय रहेगा, तो ये जो राज्य सरकार है सूची है उसका विषय रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कौन सा रहेगा? हरियाणा में पंचायती राज का दूसरा स्तर कर लिया। हरियाणा के साथ साथ उत्तर भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर कौन सा है? तो गुरुग्राम, फरीदाबाद, पानीपत और कुरुक्षेत्र। औद्योगिक शहर, औद्योगिक विहार किसे कहते हैं? गुरुग्राम को कहते हैं। लेकिन औद्योगिक शहर आ जाए ना तो वो किसे कहते हैं? फरीदाबाद को कहते हैं। फरीदाबाद को क्या कहते हैं? औद्योगिक शहर उत्तर भारत का औद्योगिक शहर किसे कहते हैं? फरीदाबाद को कहते हैं। बाबा फरीद ने बसाया था 1607 के अंदर, बाबा फरीद ने। ठीक है, किसने बसाया था? बाबा फरीद ने। औद्योगिक शहर किसे कहते हैं? फरीदाबाद को कहते हैं। और ऑप्शन कौन सा रहेगा इसमें? देखो, गुरुग्राम औद्योगिक विहार कहते हैं, यहाँ कन्फ्यूज मत हो ना। गुरुग्राम औद्योगिक विहार किसे कहते हैं? गुरुग्राम को कहते हैं। ठीक है, और पानीपत और कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र धर्मनगरी किसे कहते हैं? कुरुक्षेत्र को कहते हैं। कुरुक्षेत्र को धर्मनगरी। पानीपत बुनकरों का शहर, बुनकरों का शहर, बुनकरों का शहर किसे कहते हैं? पानीपत को कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं उन बच्चों की जिन्होंने पिछले जो क्वेश्चन था उसका सही आंसर दिया। तो किसने दिया है पिछले क्वेश्चन का सही आंसर? नाम बताया। मैंने क्वेश्चन पूछा तो जोल हरियाणा का जॉन मिल्टन किसे कहते हैं? दयाचंद मयाना को कहते हैं। दयाचंद मयाना। इनका संबंध कहाँ से है? रोहतक से भाई। क्या कहते हैं इन्हें? हरियाणा का जॉन मिल्टन किसे कहते हैं? दयाचंद मयाना को कहते हैं। और फिर मैंने पूछा था NIT, NIT यानी राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी केंद्र। मैंने ये पूछा था हरियाणा के अंदर कहाँ रहेगा, तो वो कहाँ है? कुरुक्षेत्र के अंदर। और किस किस ने सही जवाब दिया है? सुजाता देवी ने सही दिया भाई, अच्छे पढ़ रहे हो बच्चे। और पिंकी शर्मा ने, मंजीत यादव, आंचल चौहान, दिनेश चौहान और अमीर बिश्नोई और सुनील कुमार और संदीप कुमार ने, इन बच्चों ने सही आंसर दिया है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बच्चों लगातार पढ़ते रहो और मेहनत करते रहो। आने वाले एग्जाम में मत कहूँगा भाई आप सभी के सभी सिलेक्शन लो, और इसी तरह कमेंट करके बताओ भाई सर हमारा सिलेक्शन हो गया है, तो बहुत खुशी फील होगी उससे। जैसे आपके मम्मी पापा को खुशी फील होगी ना, उसी तरह हमें भी बहुत खुशी फील होगी। उनने जो खुशी होगी ना उनको हम शब्दों में बता नहीं सकेंगे भी इतनी खुशी हमें होगी। तो उम्मीद करूँगा लगातार पढ़ते रहो, क्लासेस भी कंटिन्यू लगते रहो और शेयर कर दिया करो भाई। बहुत मेहनत करके वीडियो बनाते हैं, तो आपका भी इतना फर्ज बनता भी 2-2 4-4 सब्सक्राइबर तो करवा सकते हो। क्योंकि जो बच्चे जिन्होंने रिप्लाई दिया ना, यानी 2 4 2 6 एक साथ 8 या 9 बच्चों ने रिप्लाई दिया है। 8 या 9 यानी मान के चलो 10 बच्चों ने, संदीप कुमार का नाम भी आ गया, तो 10 बच्चों ने रिप्लाई दिया। तो मैं इन 10 बच्चों के लिए क्लास शूट करता हूँ, ना कि जो भी बार है ना 150 160 इनके लिए नहीं, मैं इन बच्चों के लिए क्लास शूट कर रहा हूँ। क्योंकि जो बच्चा पढ़ता, अगर मैं आपके नाम पहले भी ले सकता था, आपको क्वेश्चन पहले स्टार्ट में पूछ सकता था, लेकिन मैंने नहीं पूछा। क्योंकि जो बच्चे पढ़ते हैं ना वो पूरी क्लास देखते हैं। तो मैं भी आपसे उम्मीद करता हूँ भाई 5-5 सब्सक्राइबर तो आप बढ़ा भी दो। मैंने पिछली एक क्लास के अंदर पहले भी कहा था तो उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। अब हाँ, मंजीत यादव ने भी सही उत्तर दिया। ठीक है मंजीत यादव, हाँ नाम ले दिया इनका पहले भी। ठीक है, और क्वेश्चन कौन सा रहेगा अगला? अच्छे से मेहनत करते रहो, अपने मम्मी पापा के सपने पूरे करते रहो। क्योंकि अभी आपके पास इतना टाइम है, आपके मम्मी पापा है ना, तो आप मेहनत करके अपने मम्मी पापा के सपने पूरे कर सकते हो। और अब तो बहुत बेहतरीन मौका है। अगला क्वेश्चन कौन सा रहेगा? निम्न में से किसे कलेश राष्ट्रीय उद्यान लोकप्रिय? कलेश राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसमें आंसर है पक्षी देखने के लिए, पक्षी देखने के लिए। और किसके लिए प्रसिद्ध है? तो साल के वृक्ष के लिए, साल के वृक्ष के लिए। और कहाँ रहेगा ये? यमुना नगर के अंदर। यमुना नगर के अंदर कौन सा राष्ट्रीय उद्यान रहेगा? तो कलेसर राष्ट्रीय उद्यान। कलेसर वन्य जीव अभ्यारण्य आ जाए तो वो भी कहाँ रहेगा? वो भी यमुना नगर के अंदर रहेगा। और आ जाए सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, सुल्तानपुर राष्ट्रीय, ये कहाँ रहेगा? गुरुग्राम के अंदर रहेगा। साइबेरियन सार्स के लिए प्रसिद्ध रहेगा। सर्दियों के मौसम में जो साइबेरियन सार्स आती है वो कहाँ आती है? गुरुग्राम के अंदर आती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कौन सा रहेगा? कुमार संभव खालिस्तान के द्वारा लिखा गया, यानी कालिदास के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? कालिदास के द्वारा कुमार संभव, कुमार संभव, रघु, और कौन सी रहेगी?
रघुवंशम और अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम। यानी ये पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये कालिदास ने लिखी थी। यानी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कालिदास ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो कुमार संभव, रघुवंशम, अभिज्ञान शकुंतलम। बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है पुस्तक और लेखक से, दिवस से, कौन सा दिवस कब आएगा, राजधानी, करेंसी और संसदीय मैं बताता हूँ आपको। और जो भारत के राष्ट्रीय उद्यान है उनमें से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो ये याद कर लेना आप। सूरदास ऑप्शन में, सूरदास ने कौन सी लिखी थी? साहित्य लहरी, सूरसागर। सूरदास अकबर के समकालीन थे। सी गांव फरीदाबाद में इनका जन्म हुआ था। इनकी रचना कौन सी थी? सूरसागर, साहित्य लहरी, सूरसारावली, सूरसारावली। ये पूछा जा सकता है। तो सूरदास किसके समकालीन थे? तो अकबर के समकालीन थे। और कहाँ हुआ था इनका जन्म? तो सी गांव फरीदाबाद में, ठीक है, सी गांव फरीदाबाद में इनका जन्म हुआ था। तो सूरदास का जन्म हुआ था। सिख धर्म के संस्थापक कौन है? तो सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गुरु नानक देव। 15वीं शताब्दी के अंदर इन्होंने सिख धर्म की स्थापना की थी। सिख धर्म के संस्थापक कौन है? गुरु नानक देव। बहुत अच्छे धर्म की स्थापना की थी। एग्जाम देने गए थे तो पंजाब के अंदर, तो वहाँ पे देखा उनके गुरुद्वारे के अंदर इतनी सुविधा, इतनी सेवा करते हैं लोग, एक दूसरे की इतनी प्यार प्रेम से बातें करना, ठीक है। वहाँ पे हमें 2 नाइट रुके थे तो बहुत अच्छा लगा, वहाँ पे फील हुआ। यानी सिख धर्म का संस्थापक कौन था? गुरु नानक देव था। और अंतिम अगर गुरु आ जाए, अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ठीक है। और गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। ये क्वेश्चन पूछा गया था। खालसा पंथ 1699 के अंदर खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने। और किस वैसाखी के दिन? वैसाखी के दिन किस पंथ की स्थापना की थी? तो खालसा पंथ की स्थापना की थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन कौन सा रहेगा? महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे किस पार्टी से है? तो ये शिवसेना पार्टी से है उद्धव ठाकरे। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे, तो ये किस पार्टी से? शिवसेना, शिवसेना पार्टी से रहेंगे, ठीक है। गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य के अंदर है? गिर राष्ट्रीय उद्यान, तो ये कहाँ रहेगा? ये गुजरात के अंदर रहेगा भी, गुजरात के अंदर, ठीक है। और ऑप्शन कौन सा इसमें? और असम। मैंने पिछली क्लास या 2 या 3 क्लास पहले बताया, असम के अंदर कौन सा है? काजीरंगा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान का रहेगा, असम के अंदर रहेगा। और कौन सा? मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के अंदर कान्हा किसली, एमपी। कौन सा है? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान का रहेगा, तो एमपी के अंदर रहेगा। असम के अंदर आ जाए काजीरंगा, गुजरात के अंदर आ जाए तो गिर रहेगा, ठीक है। यानी इस तरीके से हम क्वेश्चन करते रहेंगे। और क्वेश्चन देख लेता हूँ आगे, या इतनी है। ये थे क्वेश्चन हमारे प्रीवियस ईयर के पेपर के। क्लास अच्छी लगे तो कमेंट करके बता देना, हाँ शेयर कर दिया करो। और जिन बच्चों को मैंने जो क्वेश्चन दिए हैं 2, कौन कौन से, एक तो चालुक्य वंश का राजा था कौन, पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को किस नदी के किनारे हराया, और दूसरा मैंने पूछा तराइन का तीसरा युद्ध कब हुआ था और किस किस के बीच में हुआ था, कमेंट करके बता देना। और उम्मीद करूँ अभी पढ़ते रहो और अच्छे रहो, स्वस्थ रहो, घर पे रहो। और जल्द ही एक उम्मीद है अभी कॉलेज एकेडमी खुल जाएंगे और अपनी जो ज़िंदगी है वो उसी ट्रैक के ऊपर आ जाएगी। वही भाग दौड़, वही समस्या, वही जिम्मेवारी, और इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, लोगों के ताने सुनना। तो इन सबसे दूर हट के एकांत में रह के पढ़ो और आने वाले समय में अपने सपने पूरे करो। जल्द ही एग्ज़ाम होने वाले हैं, क्योंकि देखो पुलिस कम नहीं हुई है और पुलिस की जनसंख्या कम नहीं होती, बढ़ती जाती है, तो भर्तियाँ आती रहेगी। तो फोकस होता है अपना भी, जो सिलेक्शन है वो कब होगा, अपनी मेहनत कब रंग लाएगी। तो अभी मेहनत करते रहो। कहते हैं ना, जो अपने बुजुर्गों से बातें सुनते हुए 12 साल के अंदर एक कुड़ी की भी जो उनकी भी दिन आते हैं। तो 12 साल के अंदर अगर आप लगातार मेहनत करते रहोगे ना, तो एक दिन आपको सक्सेस मिलेगी। मैं ये नहीं कहता 12 साल मेहनत करो, मेहनत इतनी करो जो 12 साल में करनी पड़े वो आप 1 साल में करो और अपना सिलेक्शन ले जाओ। उम्मीद करूँगा जल्दी आपका सिलेक्शन होगा। क्लास अच्छी लगे तो शेयर कर देना, कमेंट कर देना। जय हिंद, जय भारत।